नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पूरी किताब के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक। ये क्वेश्चन को बहुत ही मेहनत करके बनाया जा रहा है, इसलिए 2024 में एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाना इस क्वेश्चनों को। ठीक है, और इन क्वेश्चनों के साथ साथ आप न्यूमेरिकल भी लगा लीजिएगा एक बार। ठीक है, देखिए पहले लेसन के जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है और दूसरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है मैंने लिखा है यहाँ पर। फिर तीसरे, चौथे, पांचवें लेसन को भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, पहले आप देख लीजिए पहले लेसन को। पहले लेसन का जो क्वेश्चन है पहला देखिए, वाष्प दाब अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम लिखिए। तो राउल्ट का नियम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइए। दूसरा है हेनरी का नियम एवं हेनरी की सीमाएं लिखिए। तो इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो हेनरी का नियम पूछा जाएगा आपसे या तो हेनरी की सीमाएं पूछा जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में, इसलिए आप हेनरी का नियम और हेनरी की सीमाएं भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक पर टिप्पणी लिखना रहेगा आपको। क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा लिखिए और मोलर उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं इसका भी परिभाषा आपको लिखना है। नेक्स्ट, मोलरता, मोलरता तथा नार्मलता, इसकी आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी, इसकी परिभाषा क्या है इसको लिखना रहेगा। मोलरता की परिभाषा क्या है, मोलरता किसे कहते हैं और नार्मलता की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, परासरण तथा विसरण में अंतर लिखिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है कि परासरण और विसरण से आप क्या समझते हैं, इसमें अंतर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल भिन्न, यह एक ही क्वेश्चन है। इसके 3 नाम है, या तो इसको मोल प्रभाज कहिए, या तो मोल भिन्न कहिए, ठीक है, या मोल अंश के नाम से जानते हैं इसको। तो तीनों एक ही नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये पढ़ के जरूर जाना, इसमें सवाल भी पढ़ना आपको, न्यूमेरिकल भी पढ़ के जाना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श तथा अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं? आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे, अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन न करे। ठीक है, तो आदर्श तथा अनादर्श विलयन की परिभाषा आपको लिखना रहेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आएंगे हम चैप्टर 2 पर, विद्युत रसायन। दूसरे लेसन के क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, ठीक है, 7 के बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी। यह इस बार भी पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय समीकरण। ठीक है, निर्णय समीकरण को आपको सिद्ध करने के लिए पूछा जाएगा, या तो इसका परिभाषा लिख दीजिएगा या तो समीकरण को आपको लिखने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रोड विभव की आपको परिभाषा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रेडॉक्स विभव। ठीक है, रेडॉक्स विभव में आपको ऑक्सीकरण विभव तथा अपचयन विभव, इन दोनों के बारे में पता है, तो रेडॉक्स विभव की आप परिभाषा तुरंत लिख लेंगे। नेक्स्ट, कोलराउस का नियम, यह तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2023 में भी पूछा है और इसके आने वाले पीछे जो क्वेश्चन थे उसमें भी पूछा गया था पेपरों में। ठीक है, तो 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। कोलराउस का नियम लिखिए, इस लेसन का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसका मात्रक लिखिए, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। विशिष्ट चालकता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। तो फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम होते हैं, तो फैराडे का प्रथम नियम भी करके पूछा जाएगा, या तो फैराडे का द्वितीय नियम करके आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोलर चालकता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसकी परिभाषा लिखना आपको। सेल का विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। संक्षारण, ठीक है, संक्षारण में लोहे पर जंग का लगना और संक्षारण से बचाव के उपाय क्या है, इन सबको भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इसलिए इसको आप जरूर पढ़ के जाना इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरह चैप्टर 3 और चैप्टर 4, 5 और भी आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उनके क्वेश्चनों को भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद चैप्टर 3 के भी क्वेश्चनों को हम देखते हैं कि उसमें कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर 3 जिसका नाम है रासायनिक बलगति। ठीक है, 17 क्वेश्चन तक मैंने बताया था, वो 18 सब देखिए। अभिक्रिया का वेग या दर, अभिक्रिया की वेग या दर से आप क्या समझते हैं, या आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्य स्थिरांक तथा वेग स्थिरांक में आपसे संबंध पूछा जा रहा है कि साम्य स्थिरांक तथा वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना। अभिक्रिया की कोटि मतलब आपको रिएक्शन दिया रहेगा, उसमें पहचानना रहेगा आपको कि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इस तरह आपको पहचान करनी रहेगी। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन देखेंगे, आर्हेनियस समीकरण, जो आपको ये पीछे निकाल दिया गया था लेकिन पुनः इसको इसमें जोड़ दिया गया है, इसलिए आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आर्हेनियस समीकरण, अर्ध आयुकाल, ठीक है, टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, टी हाफ की वैल्यू शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होती है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, बहुविकल्पी भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इस पर सवाल भी बनता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इन दोनों क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपसे 5 नंबर का, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और इसका परिभाषा और इसको सिद्ध करने के लिए आप जरूर पढ़ के जाना। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके लिए इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यह दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़ के जाना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में संबंध लिखिए। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में क्या अंतर होता है, इसको आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी से आप क्या समझते हैं, इसकी आपको परिभाषा लिखनी रहेगी। ठीक है, अब आगे देखिए चैप्टर नंबर 4 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, पी ब्लॉक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट था लेकिन उसको आपके सिलेबस से निकाल दिया गया, इसलिए आप डी और एफ ब्लॉक के तत्व को ही आप पढ़ना है। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 4 के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ब्लॉक के तत्व से आप क्या समझते हैं और संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो डी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं, तो जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। ठीक है, और संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल यदि अपूर्ण होता है जिस तत्व का, उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड से आप क्या समझते हैं। लैंथेनाइड 4f श्रेणी को कहते हैं और एक्टिनाइड 5f श्रेणी को कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी रहेगी आपको, और लैंथेनाइड एक्टिनाइड में आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंथेनाइड आंकुचन या लैंथेनाइड संकुचन से आप क्या समझते हैं, इसकी भी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर संक्रमण तत्व तथा इनके लक्षण लिखना है। ठीक है, संक्रमण तत्व में आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, 3D स्टडी 4D 5D 6D 4D 5D, ठीक है, और 6D, इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो ज्यादातर आपका 3D और 4D से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। तो अंतर संक्रमण तत्व और इनके लक्षणों को लिखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्लॉक के तत्व है, इस पर टिप्पणी पूछा जा सकता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि ये जितने बताया जा रहा है आपको इन श्रेणियों को पढ़िएगा, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, जैसे 5वां पॉइंट मैंने लिख देता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो डी ब्लॉक के किसी भी तत्व के बारे में आपसे पूछा जाएगा, किसी भी श्रेणी के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण के बारे में पूछा जाएगा। जिसमें मैंने कुछ लिख दिया है पॉइंटों को, बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, चुंबकीय गुण। डी ब्लॉक का कोई भी तत्व पूछा जाएगा तो उसमें कहेगा इसका चुंबकीय गुण क्या होता है, चुंबकीय गुण के बारे में आपको बताना रहेगा। आक्सीकार गुण, ठीक, रंगीन आयन बनाते हैं। और चौथा पॉइंट है, यह परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व बनते हैं वह परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। और पांचवा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना रहेगा आपको। ठीक है, तो यह डी ब्लॉक और यह ब्लॉक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक, अब इसी तरह चैप्टर 5 और उसके आगे के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 5 है उप सहसंयोजक यौगिक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसके जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, मैंने इसके पीछे 31 तक बता दिया था, अब 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए। उप सहसंयोजक संख्या से आप क्या समझते हैं, या उप सहसंयोजक संख्या पर आपसे टिप्पणी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, उप सहसंयोजक यौगिकों का आईपीसी नामकरण करना आपको, जैसे आपको इस तरह कंपाउंड दे देगा K4FeCN6, ठीक है, इसका आईपीसी नामकरण करना होगा तो कैसे करेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो इस तरह आपको दिया रहेगा कंपाउंड, इसका आपसे आईपीसी नामकरण पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा जरूर से। ठीक है, लिगेंड तथा लिगेंड के प्रकार, लिगेंड किसे कहते हैं, तो लिगेंड यहाँ पर देखिए कितना 6, जो केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे परमाणु या परमाणु समूह जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और लिगेंड कितने प्रकार का होता है, तो लिगेंड के प्रकार एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, इनकी परिभाषाओं को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल
ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। डीडीटी का ये फुल फॉर्म है। तो डीडीटी का उपयोग आपसे पूछा जा सकता है कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम और किस लिए करते हैं। तो डीडीटी का उपयोग कीटनाशक के लिए किया जाता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, संयोजकता आबंध सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसको शॉर्ट में सीएफटी कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्नर का सिद्धांत, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर पढ़िएगा। आपसे कंपाउंड देगा और कहेगा इसके लिए वर्नर का सिद्धांत लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोता, ठीक है, समायोता में जैसे आयरन समायोता, ठीक है, यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो ज्यामिति समायोता है और त्रिविम समायोता, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समायोता को इस उपसहसंयोजक यौगिक का आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी तरह जो समायोता होती है वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समायोता अलग होती है और उपसहसंयोजक यौगिक की समायोता अलग होती है। इसे को अलग अलग करके ही पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो अब ये 5 चैप्टर हमें पढ़ना था किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब स्टार्ट होगा चैप्टर 6 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और जितना आपका इनऑर्गेनिक में चैप्टर पढ़ना उतना ही ऑर्गेनिक में पढ़ना आपको, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इसको पढ़ने के लिए याद रखिएगा, मैं जो बता रहा हूं आपको कि इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप इसका आईपीसी नामकरण पढ़ लीजिएगा। और मैंने इसको पढ़ाया, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आईपीसी नामकरण का एक वीडियो बना है, वहां से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यदि उसको पढ़ लेते हैं, आप ही सिलेक्शनों को पढ़ते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। बिना आईपीसी नामकरण पढ़े आप इसको पढ़ेंगे तो आपको उतना कुछ नहीं समझ में आएगा जितना आप चाहते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप आईपीसी नाम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, चैप्टर 6 है हैलो एल्केन और हैलो एरिन। इसके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने देखो यहाँ पे लिखा हूँ, इसको भी देख लीजिए। पहले आपको हैलो एल्केन के बारे में सीखना कि हैलो एल्केन क्या होता है और हैलो एरिन क्या होता है। पहले इनके बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसके आईपीसी नामकरण को पढ़ लीजिएगा, नामकरण का, फिर इसके बाद इस चैप्टर को पढ़िएगा, अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट, नाभिक से रही अभिक्रिया किसे कहते हैं? SN1 और SN2 अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है, यह अभिक्रिया है, इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा जाता है। ये अभिक्रियाओं के नाम दे देगा, कहेगा इन पर टिप्पणी लिखिए। तो इन अभिक्रियाओं को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, उर्टज फिटिंग अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है, राइमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है, राइमर टीमन अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गया। हैलो एरिन तथा हैलो एरिन का नामकरण पढ़ना रहेगा आपको, आईपीसी नामकरण जरूर पढ़ के जाइएगा। क्लोरोफार्म, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफार्म और क्लोरोबेंजीन। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? CH3। ये क्लोरोफार्म हो गया। क्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन पर क्या होता है? क्लोरीन जुड़ जाता है इस तरह। तो बेंजीन पर जैसे ही क्लोरीन जुड़ता है इसको हम क्या पढ़ते हैं? क्लोरोबेंजीन पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो ये इतने चैप्टर 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और ये चैप्टर 5 के, ठीक है। और भी जो आगे के लेसन है चैप्टर 7, 8, 9, 10 के भी क्वेश्चनों को मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम चैप्टर 7 की तरफ भी चलते हैं। लिख लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 7 क्या है? एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। इसके जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है कि 49 तो पीछे बता दिया था, 50 नंबर से देखिए एल्कोहल तथा एल्कोहल का वर्गीकरण, इसे OH ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है। तो एल्कोहल का वर्गीकरण में जैसे प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी, इसका यही वर्गीकरण है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। इसको बारे में आपको लिखना है और एल्कोहल क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट, ल्यूकास परीक्षण जो एल्कोहल से संबंधित है। तो ल्यूकास परीक्षण क्या होता है इसको भी आपको लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ल्यूकास परीक्षण, इसको आप जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। एथिल अल्कोहल का ही आईपीसी नाम क्या होता है? एथेनॉल होता है। तो एथिल अल्कोहल के बनाने की विधि, भौतिक एवं रासायनिक गुणों को भी पढ़ के जाना आपको। नेक्स्ट,
फिनाल तथा फिनाल का वर्गीकरण। फिनाल क्या होता है? यदि बेंजीन पर OH जुड़ जाता है, यदि बेंजीन पर OH जुड़ जाए, जिसका फार्मूला क्या होता है? C6H5OH। ठीक है, तो ये फिनाल है। ठीक है, तो फिनाल और फिनाल का वर्गीकरण, इसको बनाने की विधि, भौतिक एवं रासायनिक गुणों को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देखिए इसके फिनाल के निर्माण की विधियां, यही फिनाल कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बनाने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथर से। ईथर तथा ईथर का नामकरण। ईथर समूह क्या होता है? ROR। ईथर के नामकरण, ईथर का नामकरण क्या होता है? तो मैंने बताया था आपको आईपीसी नामकरण में CH3OCH3। ठीक है, इसका नाम होता है जिधर कम कार्बन उधर ऑक्सी जोड़ देते हैं, जिधर अधिक उधर इन जोड़ देते हैं। तो इधर मेथाक्सी, इधर मेथेन हो जाएगा, तो मेथाक्सी मेथेन। इस तरह आईपीसी नामकरण मैंने पीछे पढ़ाया है, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा उसको। तो ईथर का नामकरण हो जाएगा। ईथर के बनाने की विधियां, इनको आपको पढ़ के जाना, भौतिक एवं रासायनिक गुणों को भी। ईथर का वर्गीकरण हो गया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया, जो ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप पढ़ के जाइएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अब देखिए चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए। अब 58 से देखिए, 57 तक हो गया। 58 फार्मेलिन। ठीक है, फार्मेलिन किसे कहा जाता है? ठीक है, फार्मेलिन के बारे में आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट एल्डिहाइड एवं कीटोन का वर्गीकरण करना आपको। तो पहले इसका अब एल्डिहाइड समूह और कीटोन समूह का आईपीसी नामकरण पढ़ लीजिएगा, फिर इसका वर्गीकरण आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा इसका वर्गीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रतीक क्या होता है? तो COOH, जैसे CH3COOH। ठीक है, जिसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। तो इस तरह इसका वर्गीकरण रहेगा। तो पहले इसका आईपीसी नामकरण सीख लीजिए, फिर इसके बाद इसका वर्गीकरण आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मिट अभिक्रिया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइए। स्मिट अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? इससे यह क्वेश्चन बनता है इस लेसन से, आप इसको जरूर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है एमीन। ठीक है, इसके बाद अंतिम लेसन रहेगा लेसन 10, उसको भी बता दूंगा अभी। तो एमीन, ठीक है, तो एमीन के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो यहाँ पर। नाइट्रो यौगिक, ठीक है, जितने भी यौगिक जो नाइट्रो से संबंधित है NO2 से, उसके बारे में आपको पढ़ना है। नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, यदि बेंजीन के ऊपर NO2 जुड़ जाए, बेंजीन के ऊपर यदि NO2 जुड़ जाता है तो इसको हम पढ़ते हैं नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, नाइट्रो बेंजीन। तो नाइट्रो बेंजीन के बनाने की विधि, ठीक, भौतिक एवं रासायनिक गुणों को भी पढ़ के जाना आपको। नेक्स्ट एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन करना है। एथिल एमीन आपको C2H5NH2, यह एथिल एमीन कैसे बनाया जाता है, इसका वर्गीकरण आपको पढ़ना है। इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को भी आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट डाईएजोनियम लवण, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के जरूर जाना। ठीक, नेक्स्ट है फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल बनाने की विधि, इसकी प्रयोगशाला विधि आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो एक टोटल क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 के। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप जैसे क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा, वहां पर क्या करना, इस सब क्वेश्चनों को ट्रिक कर लीजिएगा, या तो हाइलाइटर से रंग लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा। अभी आपके पास 3 महीने हैं, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए आप लोग। ठीक, अब चैप्टर नंबर 9 के बाद अब चैप्टर नंबर 10 क्या है, उसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को बता देता हूँ। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लो। चलिए चैप्टर नंबर 10 को भी देख लेते हैं, जिसका नाम है जैव अणु बायो मॉलिक्यूल। इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट मौलिक परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का उदाहरण सहित परिभाषा लिखना रहेगा। नेक्स्ट टालिन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन। टालिन अभिकर्मक से आप क्या समझते हैं, फेलिंग विलयन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट अमीनो अम्ल पर आपको हो सकता है टिप्पणी दे दे या अमीनो अम्ल के बारे में लिखने के लिए कहेगा। सेलुलोज, ठीक, क्या होता है, प्रोटीन की परिभाषा पूछ दिया जाएगा, प्रोटीन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखना रहेगा आपको। जैसे डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए में थायमिन पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वह एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है, और आरएनए में जो होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, थायमिन नहीं पाया जाता है। डीएनए के दोनों कुंडलन जो होते हैं वह हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, और आरएनए जो होता है यह आरएनए
जो होता है यह एक कुंडल संरचना होती है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। यह अंतर पूछा जा सकता है आपसे डीएनए और आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। यह ग्लूकोज की संरचना आपसे पूछी जाएगी कि ग्लूकोज की संरचना, ये तो सूत्र है, इसका संरचना सूत्र आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट, एंजाइम की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट है विटामिन, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। जैसे विटामिन क्या होता है? जैसे जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन क्या होती है? बी और सी, ठीक है। और वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है इसको कहते हैं हम एडेक, ADEK, ठीक है। तो इन विटामिनों के बारे में आपको लिखना रहेगा ए बी, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनका स्रोत क्या होता है, इनका और सूत्र क्या होता है, इनके बारे में आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल यही दो, डीएनए और आरएनए, इनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे आपसे टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो फिंगरप्रिंटिंग होता है यह कौन डिसाइड करता है? तो सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। ये बायोलॉजी के थोड़े मोटे टॉपिक है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये टोटल आपका केमिस्ट्री के 80 प्रश्न है टोटल, इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इनको एक बार रिवीजन कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अब इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। आपको इसके जो फिजिक्स का बता दिया मैंने, आपको नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। केमिस्ट्री का अब जो बच रहा है, बायोलॉजी का भी बता देंगे आपको, हिंदी का भी बता देंगे और मैथ का और इंग्लिश के भी, ठीक है। तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप।